नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर दमदार में सबसे पहले वो खबर जो नोएडा और आसपास के लोगों के लिए जानना देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोएडा में चीनी घुसपैठियों के बड़े रैकेट की। नोएडा में चीनी घुसपैठियों का एक बड़ा रैकेट जिसका हुआ है खुलासा। यहाँ चीनी घुसपैठिए बार क्लब चला रहे थे। यहाँ से एक लड़की को गिरफ्तार किया गया। इस क्लब में चीनी घुसपैठियों को शरण दी जा रही थी। पुलिस को शक है कि यहाँ से भारत की जासूसी भी हो रही थी। साथ ही ये भी शक है कि यहाँ आने वाले करीब 20 घुसपैठिए लापता हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं नोएडा से, जहां पर एक बार क्लब चल रहा था और पुलिस की माने तो ये बार क्लब चीनी नागरिकों की ओर से चलाया जा रहा था और जो आशंका जताई जा रही है कि यहीं से जासूसी की भी कोशिश थी। जासूसी इनका मेन मकसद। यहां से एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बार का खुलासा हुआ है, बार गर्ल की गिरफ्तारी हुई है। कई और लोग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं जो तस्वीरों में इस वक्त आपको दिख रहे हैं। इन पर आरोप है कि गलत तरीके से यहां पर बार क्लब चला रहे थे और यहां पर चीनी घुसपैठियों को शरण दिया जा रहा था। यहां पर उन्हें पनाह मिली हुई थी। वो लोग जो जासूसी में भी शामिल हो सकते हैं, यह आशंका जताई जा रही है। 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरसंड थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे 2 चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीज़ा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर एसएसबी ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो जेपी ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद हरियाणा गुरुग्राम से उस चीनी नागरिक को, उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं, उनको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज पाए गए, जिसमें उन्होंने इस चीनी नागरिक जो कि जेपी ग्रीन में रहता था, इसका भी वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में, और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उस चीनी नागरिक को तथा उनकी महिला मित्र दोनों को जेल भेजा गया। इसमें जो पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में उन्होंने फर्मों का नाम बताया था, जो कि फर्म हमारी टीम उसका पता कर रही है। अभी तक वो फर्म नहीं मिली है। एक क्लब जो कि इकोटेकॉन थाना अंतर्गत घरबरा में है, एक क्लब के विषय में पता चला। उस क्लब को सर्च किया गया और पूरा अभी उसमें कार्रवाई हमारी चल रही है। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, अन्य कार्रवाई कर रहे हैं। फ्लैट में उन्होंने जो एग्रीमेंट कराया था, जो जिस एग्रीमेंट के आधार पर फ्लैट ओनर को भी हम बुला के पूछताछ करेंगे। इसमें फ्लैट ओनर ने क्या पुलिस को और एलआईयू को क्या सूचना दी थी, इसकी भी हम जांच करेंगे। सभी बिंदुओं की बहुत ही व्यापक तरीके से एक टीम बनाई गई है। इसमें एक टीम बना करके हम इस पूरे विवेचना को हम लोग गहराई से जाँच करेंगे। नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए चीनी घुसपैठियों के तार अब नोएडा से जुड़े हैं। पूछताछ की गई तो पता चला कि ये चीनी घुसपैठ ग्रेटर नोएडा में अपना ठिकाना बसाए हुए थे, जिसके बाद नोएडा पुलिस अलर्ट हुई और जांच पड़ताल की गई। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में ये इलाका था, ये जगह थी जहां पर उन्होंने अपना आशियाना बसा रखा था। यहीं पर वो रहते थे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं थे और ये चीनी घुसपैठी जो है अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। यहाँ पर बार क्लब चलाया जा रहा था। चाइनीज मॉडल पर यह आलीशान बार बनाया गया था और इसके बाद एजेंसी अलर्ट हुई, इंटरनेशनल एजेंसी अलर्ट हुई और अब जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर सीबीसीआईडी, इसके अलावा जो इंटरनल एजेंसीज है, एलआईयू, लोकल पुलिस है और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, वो तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं और ये जो लोग यहाँ रह रहे थे, उनके पास भी ये अवैध वीज़ा मिले हैं, भारत के बने वीज़ा मिले, जिसके बाद भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी भी मामले में जांच शुरू कर दी है। भारत ये जानने की कोशिश भी कर रहा है कि जो भारत की एजेंसियां हैं कि यहाँ पर कहीं जासूसी तो नहीं हो रही थी। यहाँ से 4 से 5 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है लंबे वक्त से यहाँ पर चीनी घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और करीब 15 से 20 दिन वो यहाँ रुके भी थे। इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि ये क्लब काफ़ी समय से चल रहा है और यहाँ पर अवैध रूप से चीनी घुसपैठी रह रहे थे। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, जहाँ एक तरफ लोकल एजेंसीज, लोकल यूनिट्स
पुलिस तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और जानने की कोशिश कर रही हैं कहीं यहां पर साजिश तो नहीं रची जा रही थी। फिलहाल अभी जांच पूरी होनी है। यहां से कई पासपोर्ट, इसके अलावा तमाम चाइनीज शराब, चाइनीज सिगरेट, ये तमाम चीज़ें यहां पर मिली हैं। फिलहाल जांच की जा रही है और अधिकारियों का कहना है जल्द ही बड़ा खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन नागेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। ये बहुत बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, जहां पर नोएडा के बीच में फेज 3 का ये मामला है, जहां पर चीनी घुसपैठियों ने अपना यहां पर घुसपैठ कर रखी थी और यहां पर अपना एक पूरा का पूरा आप देख रहे हैं एक बड़े से मकान में इन्होंने अपना आशियाना बना रखा था। यहीं पर चीनी क्लब चल रहा था और इस चीनी क्लब में चीनी शराब, चीनी सिगरेट आने वाले लोगों को परोसा जा रहा था। जो आशंका जताई जा रही है कि इस जगह का इस्तेमाल चीनी जासूसी के तौर पर कर रहे थे और जो लड़का पकड़ा गया है उसका वीजा पहले ही खत्म हो चुका है। वीजा अवधि जून में खत्म हो चुकी है 2020 में, जिसको उसने फोर्ज करके आगे की तारीख बढ़ा ली थी और अब गिरफ्तारी हुई है। 4 से ज्यादा लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। कई लड़कों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। और अगली खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई है। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं। ये पोस्टर शहर में चस्पा किए जाएंगे और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आरोपी सामने नहीं आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो कोर्ट से वारंट लेकर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा में शामिल थे और इन उपद्रवियों के घरों पर ताले लगे हैं। इनकी गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि अगर अब भी ये पकड़ में नहीं आते हैं, थाने नहीं पहुंचते हैं, तो अदालत का रास्ता पुलिस अपनाएगी और तैयारी पुलिस ने कर ली है। वारंट जारी करवाएगी और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आप भी इन चेहरों को पहचान लीजिए। अगर आपके पास इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो प्रयागराज पुलिस से आप शेयर कर सकते हैं। प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो उपद्रवी हैं वो वीडियो फुटेज जो था, सीसीटीवी था और जो नामजदगी थी उसके आधार पर उनके पोस्टर जारी किए जाएंगे। और एसएसपी ने आज सुबह ही कहा था, उसके बाद सोशल मीडिया पर फोटो जारी किए गए थे और अब तमाम पुलिसकर्मी इसको लेकर पहुंच गए हैं और इस वक्त उसी चौराहे पर पहुंचे हैं जो अटाला चौराहा है, जहां से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं कि जो 59 लोगों की फोटो जारी की गई है वो इस समय है और पुलिसकर्मी इसको लेकर खुद यहाँ पर खड़े हुए हैं। और एसएसपी ने 3 मोबाइल नंबर जारी रखे हैं और ये साफ तौर पर ताकीद की है कि इन नंबरों पर कोई भी इन फोटो में जो लोग दिख रहे हैं उनके संदिग्धों के बारे में जानकारी दे सकता है और उनका नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 59 लोगों के पहले पार्ट में जो है वो फोटो जारी किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जुवेनाइल हैं, कुछ बच्चे भी शामिल हैं जो कि हिंसा में शामिल थे। और पहले ही कहा जा रहा था कि इन बच्चों को गुमराह करके, ये बात कही गई थी कि इन बच्चों को गुमराह करके उनके जरिए जो है पत्थरबाजी कराई गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पत्थरबाजी करते हुए एक बच्चे की तस्वीर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर पुलिस की गाड़ियों के सामने पहुंच गए थे और इनके हाथों में किस तरह से पत्थर है। आप देख सकते हैं हाथों में डंडे हैं और उसके बावजूद तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। कुछ लोगों ने, जो हमने कहा था कि अपने मुंह पे स्कार्फ बांध रखा था, तो स्कार्फ भी लोगों ने बांध रखा था और तो इस तरह से यहां पर लोग आए थे और तमाम लोग जो है जो शामिल थे उनकी तस्वीरें यहां पर आ चुकी हैं। और अब जो है जो कार्रवाई की तैयारी है और ये पोस्टर अब जगह जगह पर चस्पा भी किए जाएंगे। तो यानी जो उपद्रवी थे, जो पत्थरबाज थे, अब उनकी पहचान करने के लिए अब पुलिस निकल पड़ी है और चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए जाने की तैयारी की गई है। और अब दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, दूसरी तरफ अब ये चौराहे पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, वो पिलर है और इस पिलर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और ये पोस्टर लगाने की कार्रवाई यहाँ पर कर दी गई है। और ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पोस्टर अब इस तरह से जगह जगह चस्पा किए जा रहे हैं ताकि लोग इनके बारे में जान सकें और अगर वो इन्हें पहचानते हैं तो गुप्त रूप से जो 3 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं उन मोबाइल नंबरों पर इनके बारे में साफ तौर पर जानकारी दी जा सके, इसलिए ये यहाँ पर नंबर जारी किए गए हैं। इसमें 94, 54, 40, 28, 63 और 78, 39, 86 और इसके साथ ही साथ 51, 28 और एक और नंबर है। तो 3 नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं और इन नंबरों पर कोई भी व्यक्ति आकर सूचना दे सकता है, उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। तो ये एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है और तमाम जो उपद्रवी हैं उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है
कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके और जिनके बाद जो लोग जानते हैं, इनको पहचानते हैं, वो इनके बारे में पुलिस को सूचना दे सकते हैं। कैमरा पर्सन सजू। और प्रयागराज में अटाला में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर एसएसपी ने बड़ा दावा किया है। जावेद का मकान तोड़ते वक्त एक फटा हुआ पर्चा बरामद हुआ है, ये कहना है एसएसपी का। पर्चे में 10 जून को अटाला पहुंचने की अपील की गई है, साथ ही रोकने पर बवाल करने की भी बात लिखी गई है, जिसके बाद पुलिस ने पर्चे को सील कर दिया। साथ ही पुलिस का कहना है कि इस सबूत को जांच में शामिल किया जाएगा। 2 असलहे मिले थे, 4 कारतूस मिले थे, एक पर्चा मिले था जिस पे लिखा हुआ था कि अटाला पहुंचना है और जो भी अड़चन डालेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है, इस तरह की बातें पर्चे पे लिखी हुई थी। उसको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। उन असलहों को भी शामिल किया जाएगा कि किसके द्वारा वो पहुंचाए गए। जो बासिंदे थे उस घर के, उसी के ऊपर ये मामला दर्ज हो रहा है और उन्हीं के खिलाफ आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम्प की बेटी आफरीन फातिमा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने देश की सबसे बड़ी अदालत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अफजल गुरु को बेकसूर बता रही है, उसका समर्थन कर रही है। ये वीडियो सीएए एनआरसी के विरोध के वक्त का है, जिसमें आफरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीएए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीएए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए उसको फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। क्योंकि आज हम जब उतरे। इधर प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जेल भेजा इन सभी को। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर 12 जून को पुलिस बुलडोजर चला चुकी है। इसके बाद हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों के मकानों और दुकानों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अब तक आरोपियों के 35 मकानों और 33 दुकानों को चिन्हित किया गया। इनके निर्माण के दस्तावेजों की भी जाँच हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर भी अगर अवैध निर्माण निकलते हैं तो बुलडोजर चलेगा। पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर उन्हें सख्त संदेश देना चाहती है। और मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन की तारीख एक बार फिर बदल दी है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब 19 जून को बरेली में तौकीर रजा प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले उन्होंने 10 जून की तारीख मुकर्रर की थी, फिर 17 जून को प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन दोनों ही तारीखें टालने के बाद अब 19 जून को सड़कों पर उतरने का दावा किया है। तौकीर रजा ने इस प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों से न आने की अपील की है। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने प्रदर्शन की बात कही थी, तब बच्चों और महिलाओं को भी आह्वान किया था कि वो भी आए, सड़कों पर उतरें। और इस बार उन्होंने महिलाओं और बच्चों से अपील की है कि वो प्रदर्शन का हिस्सा न बने। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अपर्णा यादव को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्हें ये धमकी मिली है और कॉल करने वाले ने कहा कि 72 घंटे में उड़ा देने की धमकी दी है उसने। मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव, बीजेपी नेता है अपर्णा, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है, समय सीमा भी धमकी देने वाले ने दी है। उसका कहना है कि 72 घंटे के अंदर ही जान से मारने की धमकी अपर्णा यादव को व्हाट्सएप कॉल के जरिए मिली है। और इस मामले में अपर्णा यादव ने शिकायत भी दर्ज करा दी है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई अपर्णा यादव ने। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी मिली उन्हें। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत मुजफ्फरनगर के खतौली में संत समागम में शामिल होने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं तो उन्नति होगी, नहीं तो अवनति होगी। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रामकों
आक्रमणकारियों ने मनोबल तोड़ने के लिए मंदिरों को ध्वस्त किया था, इसलिए हमें मंदिरों के मर्म को समझना चाहिए और मंदिर को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सबका रास्ता एक ही जगह जाता है, इसलिए सभी को मिलकर देश को आगे ले जाना चाहिए। अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया सुख शांति से रहना सीखेगी। मंदिर सारे समाज जीवन की श्रद्धा बनाए रखता है, इसीलिए तो विदेशी आक्रमकों ने केवल लूट खसोट को छोड़कर जब हमको गुलाम करना चाहा तो मंदिरों का विध्वंस किया, केवल संपत्ति के लिए नहीं, मनोबल पर नहीं। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे रोज के जीवन व्यवहार के केंद्र ये मंदिर थे। कोई भी हो, ये भी उसी रास्ते को दिखाने वाला एक रत्न आपको मिला है, उस रत्न की ठीक से सुरक्षा करो। इस रत्न संपत्ति को जैसा बढ़ा सकते वैसा बढ़ाओ और सब मिलके अपने देश को बड़ा बनाओ, क्योंकि अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सारी अशांति, कलह, हिंसा आदि नष्ट हो जाएंगे, सुख शांति पूर्वक दुनिया जीना सीखेगी। ऐसा देश बनाना है, उसमें योगदान देने के लिए एक बहुत अच्छी सहायता। इधर अग्निपथ योजना पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। यूपी पुलिस समेत तमाम सेवाओं में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है वो भी आपको दिखा दें। मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित दूसरे विभागों में सेवाओं में उनका इस्तेमाल करेगी। सरकार सतत, समर्पित व पूर्णता प्रतिबद्ध है। और बीजेपी ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार को उनके वायदों की याद दिलाई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए संवेदनशील है। केंद्र की सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 4 साल की सेवा नौजवान दे पाएंगे। इसके पश्चात आगे का भविष्य सुनिश्चित हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि ऐसे युवक जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अपनी सेवा देकर आएंगे, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस और संबंधित विभागों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी। केंद्र सरकार की भी रोजगार योजना 4 साल के लिए वो सेना में जवानों को भर्ती करेंगे, मतलब किशोर अवस्था में भर्ती और 4 साल के बाद भरी जवानी में उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो रिटायर होकर आएंगे 4 साल बाद युवा, उनको हम अपनी यहाँ नौकरी में प्राथमिकता देंगे, माने प्राथमिकता उनको यहाँ पे मिलेगी, रोजगार मिलने की गारंटी नहीं है। मतलब युवा बेरोजगार का बेरोजगार ही रह जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आजमगढ़ उपचुनाव की। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है, तो फिल्म अभिनेता से नेता बने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में भी भोजपुरी फिल्म स्टार्स सड़कों पर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इन दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए अभिनेत्री आम्रपाली दुबे आजमगढ़ में प्रचार करती नजर आ रही हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ज्यादा, और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है। हर कोई इस बार बहुत ही पॉजिटिव है और हर कोई बदलाव चाहता है, और ये देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप 19 में भी आई थी, अब फिर आई है, तो कैसा 19 के मुकाबले कैसा समर्थन मिल रहा है? आई थिंक 19 के मुकाबले मुझे लगता है कि मैं 19 के हिसाब से एक पिता अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर देता है, उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लेकर आया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा, खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आपको मिस्ड कॉल करनी है।